सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे संघ सरकार के राजस्व के दूसरे साधन क्या है और इस संबंध में बाबा साहब के क्रांतिकारी विचारों को जानेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश आपको मिलेगा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, यानी कि 26 नवंबर 2025 को। जिस समय ये अम्बेडकर संदेश आप सुन रहे होंगे उस समय 26 नवंबर 2025 होगा, यानी कि संविधान दिवस। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। कई महत्वपूर्ण आर्टिकल इस दिन ही लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूरी तरह से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो आज बात करेंगे हम संघ सरकार के राजस्व के दूसरे साधन क्या है, बाबा साहब के विचार क्या है। संघीय ढांचा समिति की यहाँ पर बैठक होती है, 34वीं बैठक होती है 14 अक्टूबर 1931 को। बाबा साहब के क्रांतिकारी विचार यहाँ पर खासकर वित्तीय संसाधनों का वितरण किस तरह से किया जाए, इसको लेकर बाबा साहब क्रांतिकारी सुझाव देते हैं। तो उसी क्रम में आज का अम्बेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, अंत तक जरूर वाच कीजिए, ये हमारा विशेष निवेदन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से लेकर हम उपस्थित हुए हैं आज का क्रांतिकारी अम्बेडकर संदेश। तब बाबा साहब कहते हैं कि आज पेज नंबर 145 से हम बात करेंगे 146 तक। बाबा साहब कहते हैं कि आइए समझते हैं कि संघ सरकार के राजस्व के दूसरे साधन पर विचार करें। यह साधन है अफीम, यानी कि दूसरा साधन क्या है? अफीम। भारत सरकार द्वारा प्रचारित सूचना के अनुसार मैं देखता हूं कि भारत सरकार का यह कहना है कि अफीम के निर्यात पर उसका राजस्व खत्म हो जाएगा, जो लगभग 2 करोड़ रुपए है, लेकिन उसे दवाई के रूप में इस्तेमाल होने वाली अफीम की बिक्री से 10 या 15 लाख रुपए की आय होती रहेगी। इससे स्पष्ट होता है कि संघ सरकार को उसके राजस्व साधनों से कितनी कम आय होती है। उप समिति ने संघ सरकार के राजस्व का तीसरा साधन नमक कर बताया है। अब हम सभी जानते हैं कि यह साधन झगड़े की जड़ रहा है और ये भारतीय राजनीति का एक मुद्दा बन गया है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है तब यह कर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब इस सवाल के बावजूद कि कांग्रेस इस कर को बिल्कुल खत्म करने में सफल होती है या नहीं, इतना तो निश्चित है कि इस कर पर निर्भर नहीं रहा जा सकता कि इससे संघ सरकार को काफी बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि इसका संबंध भारत में रहने वाली साधारण जनता के रहन सहन के स्तर से है। अब अंत में आपके विचारार्थ निगम कर है, जिसे इस उपसमिति ने संघ सरकार के राजस्व का एक साधन बताया है। मुझे बताया गया है कि इससे लगभग 3 करोड़ रुपए की आय होती है। अतः स्पष्ट है कि इस समय इससे बहुत ही थोड़ी आय होती है। मेरा ख्याल है कि अगर हम भारत की समृद्धि के लिए औद्योगिकरण को बहुत ही आवश्यक मानते हैं और अगर हम ये भी स्वीकार करते हैं कि औद्योगिकरण के लिए पूंजी का नियमित किया जाना भी जरूरी है, तब मेरी शंका है कि हम इस कर में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं कर सकते, नहीं तो पूंजी को नियमित करने की प्रक्रिया प्रभावित होने लगेगी। बजट के राजस्व पक्ष के बारे में मेरे यही विचार हैं। अब मैं व्यय पक्ष पर आता हूँ। उप समिति का यह दृष्टिकोण है कि केंद्र में सरकार का काम कुछ नहीं है बल्कि रक्षा करना है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि आजकल के युग में हर सरकार का यही कार्य रह गया है। इतिहास में एक ऐसा समय था जबकि सरकार का उचित कार्य अव्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करने के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन मेरा विचार यह है कि अब समय बदल गया है। हम इस बात में विश्वास करते हैं कि सरकार को सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए, लेकिन उसे कल्याण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। यह मेरा निजी विचार है। अन्य सदस्यों के कुछ भिन्न विचार हो सकते हैं कि केंद्र में स्थित सरकार को स्वयं कुछ कल्याण कार्य शुरू करने होंगे, जो मेरे विचार में भारत के लिए विशेष प्रकार के होंगे। मैं सोचता हूं और मैं इनका प्रस्ताव अन्यत्र भी करूंगा कि केंद्र में स्थित सरकार को उन लोगों के लिए जिन्हें हम दलित वर्ग कहते हैं सुरक्षा और सहायता करने का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि दलित वर्ग की समस्या और छुआछूत दूर करने की समस्या पर अब सिर्फ स्थानीय या प्रांतीय समस्या के रूप में विचार न किया जाए। मैं चाहता हूं कि इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझा जाए, जिसके बारे में सारा भारत चिंतित है
मैं चाहता हूं कि केंद्र में स्थित सरकार जंगलों में रहने वाली जनजातियों को सभ्यता की धारा में शामिल करने का दायित्व स्वीकार करे, जिनकी संख्या दलित वर्ग के लोगों के लगभग बराबर ही है। मैं चाहता हूं कि सरकार उस वर्ग के लिए भी कुछ करने का दायित्व ले जिन्हें पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में मेरा निवेदन है कि केंद्रीय सरकार इस प्रकार के कल्याण कार्य करे जिससे हर व्यक्ति को और हर समुदाय को इतना सभ्य जीवन तो मिल सके जिसे मैं न्यूनतम कहता हूं। सामान्य साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में आपने देखा किस तरह से बाबा साहब ने न सिर्फ दलितों की बात को उठाया, न सिर्फ जनजातियों के लोगों के मुद्दे को उठाया, बल्कि बाबा साहब ने यहाँ पर पिछड़े वर्ग को स्पष्ट कहा है कि जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है उसके लिए भी सरकार को कुछ अवश्य करना चाहिए। सामान्य साथियों, ये बात है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में संघीय ढांचा समिति की बात हमने आपके समझ रखी है। यानी कि कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ पिछड़ा वर्ग के लिए बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में क्या कहा, तो मेरे सम्मानित साथियों, ये अंबेडकर संदेश उन्हें जरूर आप प्रेषित कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 14 अक्टूबर 1931 को बाबा साहब ने पिछड़ों की बात को गोलमेज सम्मेलन में उठाया था। आप निश्चित तौर पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है जिसको हम कह सकते हैं। इससे ज्यादा ऑथेंटिक क्या हो सकता है जहां पर भारत सरकार पुस्तक प्रकाशित करती हो। तो ऐसे में इस बात को आप निश्चित तौर पर शेयर कर सकते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबा साहब ने यहाँ कहा कि एक ऐसी समस्या जो जिसके लिए पूरा भारत चिंतित है, उसे प्रांतीय नहीं मानना चाहिए, स्थानीय समस्या नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। आखिर वो कौन सी समस्या है जिससे पूरा भारत चिंतित है और उसे राष्ट्रीय समस्या मानने पर विशेष बल बाबा साहब देते हैं? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इस प्रश्न का जवाब हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपने अम्बेडकर संदेश को अंत तक वाच किया, इसके लिए हम तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।